हाय वेल, दिस इज आर के सर और हम आप समस्त क्लास 11 आईसीएसई बोर्ड स्टूडेंट के लिए ला रहे हैं ऑनलाइन मैथ्स की क्लास। तो प्लीज़ आप हमारे साथ ज्वाइन करें और मैथमेटिक्स सीखें आसान से आसान तरीके में। ठीक है, तो चलिए आज हम आप लोगों का पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है सेट। इसमें हम लोग समझेंगे कि सेट क्या होता है, इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सेट में जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो आइए हम लोग सीखते हैं। ठीक, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज सेट से। ठीक है, तो हम लोग पहले समझेंगे सेट क्या होता है। ठीक है, तो हम लिखते हैं अ सेट इज अ well defined collection of objects. It is denoted by capital letters and its elements are denoted by small letters. ठीक है, तो सेट क्या होता है? सेट जो होता है ये होता है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, यहाँ पे एक स्टेटमेंट आया जिसका नाम है वेल डिफाइंड। अब हमको समझना है कि ये वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो वेल डिफाइंड जो होता है ये एक पैरामीटर है जिसके हेल्प से हम अपने आप को श्योर करा लेते हैं या श्योर कर पाते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट या एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं तो वो जिस सेट के लिए हम बात कर रहे हैं उस सेट का एलिमेंट है कि नहीं है। ठीक है, चलिए तो वेल डिफाइंड स्टेटमेंट को भी हम लोग समझ लेते हैं क्या होता है वेल डिफाइंड। ठीक है, वेल डिफाइंड लिखेंगे इट इज अ पैरामीटर with the help of which we make sure ourselves any object or elements is a part of that collection or not। मतलब समझ गए होंगे वेल डिफाइंड क्या है? ये एक पैरामीटर है जिसके हेल्प से हम लोग ये समझ पाते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट या एलिमेंट है ये उस कलेक्शन का पार्ट है कि नहीं है। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग ये चीज समझ गए वेल डिफाइंड का मतलब। और सेट क्या होता है? सेट जो होता है ये वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है ऑब्जेक्ट्स का। इसको हम लोग अगर रिप्रेजेंट करना चाहें तो कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, इनके जो एलिमेंट्स होते हैं उनको स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, चलिए अगर हम मान लीजिए लेते हैं कोई एग्जाम्पल और इसमें हम कहते हैं कलेक्शन ऑफ वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। ठीक है, तो हमको ये पता है कि इंग्लिश अल्फाबेट्स में कौन कौन से आते हैं। ठीक है, तो उनको अगर हमको सेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो उसको हम ऐसे लिखेंगे ए इज इक्वल्स टू इन कर्ली ब्रैकेट ए ई आई ओ यू। ठीक है, तो इसमें हम लोग समझ गए। मैंने पहले ही बताया आपको कि जो सेट होता है इसको हम क्या करते हैं कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं और इनके जो एलिमेंट्स होते हैं उनको स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए स्मॉल लेटर में रिप्रेजेंट कर दिए। और एक चीज और यहाँ पे, ठीक है, सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम मिडिल ब्रैकेट या कर्ली ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा एक सेट। ठीक है, चलिए कुछ समय हमको ऐसा भी मिलेगा जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग कलेक्शन लेंगे, ठीक है, लेकिन वो वेल डिफाइंड नहीं होंगे। ठीक, तो जो वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होते हैं वो हमको सेट नहीं देते हैं।
ठीक है। अब इस तरह के आपको कलेक्शंस कहाँ पे मिलेंगे, अब उनको हम लोग जान लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम कहें 10 टैलेंटेड स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल, ठीक है। तो देखिए ये जो कलेक्शन होगा ये हमारा एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा उसको हम लोग समझते हैं। देखिए ये जो टैलेंट है, टैलेंट जो है ये पर्सन टू पर्सन वेरी करने वाली क्वालिटी है, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि आपके ही क्लास में कुछ ऐसे बच्चे हों जिनको मैथ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो, कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनको केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो, कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जिनको इंग्लिश में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो। तो ये जो टैलेंट नाम की जो चीज़ होती है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। तो टैलेंट को हम एक वेल डिफाइंड स्टेटमेंट नहीं कह सकते। तो इस वजह से जो हमारा ये जो कलेक्शन होगा 10 टैलेंटेड स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 ऑफ योर स्कूल, ये जो होगा हमारा एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगा। और जब ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगा तो ये एक हमें सेट को नहीं रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो इस तरह के कलेक्शंस को हम कहेंगे कि हमारे वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, तो ये सेट नहीं होंगे। कुछ इसी तरह के और भी वर्ड्स आपके सामने आएंगे जिनसे आप ये पता कर लेंगे कि ये जो कलेक्शन है वो हमारा वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे किसी ने कह दिया आपसे कि 10 बेस्ट बैट्समैन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, ठीक है। तो ये भी आपका जो कलेक्शन होगा ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि बेस्ट बैट्समैन को हम नहीं क्लैरिफाई कर सकते कि कौन बेस्ट होगा। हो सकता है किसी के लिए सचिन तेंदुलकर बहुत अच्छे हो सकता है किसी के लिए वीरेंद्र सहवाग बहुत अच्छे हो सकता है किसी के बेस्ट विराट कोहली हो सकता है किसी के युवराज सिंह हो, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा कि हम 10 अगर गेन करना चाहें बेस्ट क्रिकेटर्स तो वो संभव नहीं है। कहने का मतलब कि ये हमारा एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगा। तो इस तरह के कलेक्शन को हम वेल डिफाइंड नहीं कहेंगे, तो ये हमें एक सेट भी रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, ठीक है। होप सो कि आपको ये चीजें समझ में आया होगा, ठीक। चलिए इससे रिलेटेड चीजें हो गई, ठीक। अब इसको हम लोग जान लिए, ठीक। हमने कह दिया कि सेट जो होता है ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है, ठीक है। अब इसमें चीजें हैं, अब इनको हम लोग कैसे डिनोट कर दिए ये हो गया, ठीक है। अब कुछ हम सिंबल्स यूज करेंगे जिनके हेल्प से हम ये समझेंगे कि कोई भी एलिमेंट है तो वो हमारे सेट का पार्ट है कि नहीं है, ठीक है। तो होप सो कि ये सब चीज समझ में आ गई होगी। अब हम लोग नेक्स्ट चीजें पढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज होती है सिंबल्स, ठीक है। इसमें दो सिंबल्स आपको पढ़ने हैं, एक ये होता है और एक ऐसे होता है। इसको हम लोग कहते हैं बिलोंग्स टू और इसको कहते हैं हम लोग नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, बिलोंग्स टू का मतलब होता है कि कोई भी एलिमेंट या ऑब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं वो हमारे सेट में लाई करता है या सेट में है, तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं बिलोंग्स टू। और जो इसमें नहीं होता है उसके लिए हम लोग लिखते हैं नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। ये ग्रीक नोटेशन इसको बना करके हम लोग कट कर देते हैं, इसका मतलब होता है नॉट बिलोंग्स टू। एग्जाम्पल के रूप में हम लोग समझते हैं इसको। अगर हम कोई सेट लेते हैं जिसके एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5 डॉट 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 10, ओके। ये हमारे पास एक सेट है और इसमें 1 to 10 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अगर इसमें से हमसे पूछा जाए 2 स्पेस ए और यहाँ पे लिख दिया जाए 12 स्पेस ए, एक और एलिमेंट ले लेते हैं 8 डॉट 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 ए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमको इन दोनों सिंबल्स में से यूज करना है तो कौन सा सिंबल कहाँ पे आएगा ये हमको समझना है, ठीक है। तो 2 जो है वो हमारे सेट ए का एलिमेंट है क्योंकि इसमें लाई कर रहा है, तो यहाँ पे हम सिंबल जो बनाएंगे वो हमारा होगा बिलोंग्स टू। सॉरी इसको मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ, ये हो गया हमारा बिलोंग्स टू, ठीक है। और जो 12 है ये हमारे सेट का एलिमेंट नहीं है, तो इसके लिए हम यहाँ पे लगाएंगे नॉट बिलोंग्स टू, क्योंकि 12 जो है हमारे सेट ए का पार्ट नहीं है। 8 की बात करते हैं तो 8 हमारे सेट ए का एलिमेंट है क्योंकि इसमें एलिमेंट हम लिए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 8 जो है वो सेट ए का एलिमेंट है। यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे बिलोंग्स टू। होप सो के ये दोनों सिंबल समझ में आ गए होंगे, बिलोंग्स टू एट एंड नॉट बिलोंग्स टू।
कहने का मतलब ये कि कोई भी एलिमेंट हमारे सेट का पार्ट है तो उसको हम कहेंगे बिलोंग्स टू, और उसके लिए हम सिंबल यूज करते हैं बिलोंग्स टू, और जो एलिमेंट इसका नहीं है उसके लिए हम यूज करते हैं नॉट बिलोंग्स टू। ये हो गया नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, होप सो कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। ठीक है, अब इसको मैं इरेज करता हूँ और आगे की चीजें पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, हटाते हैं इसको। मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कि सेट को रिप्रेजेंटेशन करने के कितने मेथड्स होते हैं। ठीक है, तो इसके दो मेथड्स होते हैं, उन दोनों का मैं यहाँ पे लिस्ट कर देता हूँ। पहला होता है टेबुलर और रोस्टर मेथड, दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म और मेथड, यू मे राइट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे सेट के रिप्रेजेंटेशन के कितने मेथड होते हैं। तो ये दो मेथड होते हैं, एक होता है आपका टेबुलर और रोस्टर फॉर्म, और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, चलिए अब पहले वाले को हम लोग पढ़ते हैं, रोस्टर में। ठीक, इसे कैसे हम लोग लिखेंगे और कैसे समझेंगे, ये होता क्या है देखिए। तो रोस्टर मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि जो भी एलिमेंट्स हमारे सेट ए में या किसी भी सेट में बिलोंग करते हैं उनको हम क्या करते हैं डायरेक्टली करली ब्रैकेट में टैबुलेट कर देते हैं। ठीक है, तो वो हमारा होता है रोस्टर या टैबुलर फॉर्म। ओके, इसमें हम लोग क्या करते हैं इन दिस फॉर्म we listed the elements of set in middle bracket। ठीक है, ये हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म या रोस्टर मेथड। एग्जाम्पल के रूप में, ठीक, हमारे पास कोई सेट ए है, इसमें हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो है 1 3 5 7 9 11 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये जो हो गया आपका ये रोस्टर या टैबुलर फॉर्म हो गया। ठीक है, इसमें मैंने आपको बताया है कि इसमें क्या करते हैं कि जो भी हमारे एलिमेंट्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं करली ब्रैकेट में लिस्ट कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म या रोस्टर मेथड या टैबुलर फॉर्म। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। ठीक, अब नेक्स्ट हम लोग समझ लेते हैं सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है। सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, देखिए ये जो मेथड होता है इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इसमें हम किसी एक ऐसे एलिमेंट को या एक ऐसे नंबर को लिखते हैं जो हमारे सेट में जितने भी एलिमेंट्स पाए जाते हैं उन सारे एलिमेंट्स की क्वालिटी को ये क्या करता है होल्ड करता है। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं सेट बिल्डर। ठीक है, इसको लिखते हैं इन दिस मेथड we write a element which represent the property of all the elements of that set। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल के रूप में हम लोग लेते हैं यहाँ पे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, हमने यहाँ पे एक सेट लिया जो क्या है नेचुरल नंबर्स का सेट है। तो अगर इसको हम टेबुलर फॉर्म में लिखें तो वो कुछ ऐसे आएगा 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट करली ब्रैकेट। अगर इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं तो हमारा लिखा जाएगा फॉर ऑल सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल
नंबर। ठीक है, यहाँ पे x जो है ये उन सारे नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है जो हमारे नेचुरल नंबर में लाई करते हैं। ठीक है, तो x जो है ये सभी के सभी नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये जो हमारा मेथड होता है ये हमारा कहलाता है सेट बिल्डर फॉर्म। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। a इज इक्वल्स टू 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये जो सेट है हमारा ये सेट ऑफ फ्रैक्शन है। ठीक है, अगर इसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहें तो उसको हम लोग कुछ इस तरह से लिखेंगे, फॉर ऑल सेट ऑफ x सच दैट x इक्वल्स टू n अपॉन n प्लस 1 वेयर n बिलोंग्स टू n, जहाँ पे कैपिटल N जो है ये एक नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो x है x की वैल्यू किसके बराबर हो गई, n अपॉन n प्लस 1, क्योंकि देखिए अगर हम n के वैल्यूज को लिखेंगे तो हमको ये नंबर्स मिलेंगे। जैसे n की वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं तो ऊपर क्या आएगा 1 अपॉन 1 प्लस 1, ये जाएगा 1 अपॉन 2। नेक्स्ट अगर 2 लेते हैं तो हो जाएगा 2 2 प्लस 1 2 अपॉन 3, 3 लेते हैं तो 3 अपॉन 4, 4 लेते हैं तो 4 अपॉन 5। इस तरह से मतलब हमारे सेट ए के जितने भी नंबर्स हैं उन सबको ये क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो हमने बताया आपको कि सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग एक ऐसे एलिमेंट्स को लिखते हैं जो वो उस सेट में पाए जाने वाले सारे के सारे एलिमेंट्स को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। ये हो गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो होप सो कि ये आपको मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट समझ में आए होंगे। ठीक है, अब हम लोग इससे रिलेटेड और भी कुछ चीजें हैं जिनको हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्योंकि सेट में कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो आपके डेफिनेशन का अपोज भी करते हैं, तो उनको भी हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं। ओके, तो होप सो कि आप लोगों को समझ में आया होगा। मैं इसको हटाता हूँ और नेक्स्ट चीजें समझाता हूँ। यहाँ पे हम लोग नोट में पढ़ लेते हैं चीजें। फर्स्ट, sets avoids the repetition of elements or objects। ठीक है, सेट में क्या होता है कि अगर हमारे पास ऐसा सेट हो जिसमें एक ही एलिमेंट कई बार आ जाए या रिपीट हो, तो सेट में हम लोग क्या करते हैं कि उस रिपीटेड नंबर या एलिमेंट को हम लोग एक ही बार लिखते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सेट है जिसमें एलिमेंट कुछ ऐसे आ रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास कुछ इस तरह का एलिमेंट है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 1 जो है वो रिपीट कर रहे हैं, 2 भी रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग एब्रीविएशन करके, ठीक है, क्या करेंगे कि जितने भी रिपीटेड एलिमेंट्स हैं उनको हम सिर्फ और सिर्फ एक ही बार लिखेंगे, 0 1 2 3 4। ठीक है, ये आपका जो सेट है पहला वाला सेट ए, ठीक है, यही सेट इसके द्वारा भी रिप्रेजेंट होगा। कहने का मतलब ये कि जो सेट होता है ये हमारे एलिमेंट्स के रिपीटिशन को क्या करता है, अवॉइड करता है। ठीक है, अगर कोई नंबर्स रिपीट हो रहे हैं तो उनको हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही बार लिखते हैं। ठीक, और ये दोनों सेट क्या करेंगे, सेम सेट को ही रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं, नंबर 2। ठीक, इसको हम लोग समझते हैं। जैसे हमने ये बताया कि सेट ए के जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, हो सकता है कि आपके पास कुछ इस तरह से लिख के आ गया स्कूल। ठीक है, और ये कहा दिया जाए कि इसके जो भी आपके लेटर्स हैं इनके हेल्प से क्या कीजिए, सेट फॉर्म कीजिए। राइट, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो हम सेट फॉर्म करेंगे तो इसके जो एलिमेंट्स होंगे उनको अब हम स्मॉल लेटर में नहीं लिखेंगे, कैपिटल लेटर्स में ही लिखेंगे। तो वो कुछ इस तरह से आएगा, SCHOL। राइट, तो यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान देनी है कि जहाँ पे हम लोग ये कहते हैं कि सेट के एलिमेंट्स को हम लोग स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन अगर कहीं पे आपको कुछ इस तरह से लिखा हुआ आ गया और ये कर दिया जाए कि उसी के हेल्प से आप क्या कीजिए कि सेट फॉर्म कीजिए, तो यहाँ पे जो सेट के आपके एलिमेंट्स होंगे
उनको आप स्मॉल लेटर में नहीं लिखेंगे, आप कैपिटल लेटर्स में ही राइट करेंगे। ठीक है, ये चीज हो गई। ठीक, नंबर 3, सेट्स अवॉइड्स द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर हम सेट लिख रहे हैं, ठीक है, किसी भी दिए हुए अल्फाबेट से या कुछ नंबर से, ठीक है, तो उसमें सेट का केस ये होता है कि इसमें कोई मतलब नहीं होता कि आप उसको रेगुलर अरेंजमेंट में ही लिखे, आप इरेगुलर भी लिखेंगे तो भी वो क्या करेंगे, सेम ही सेट को रिप्रेजेंट करेंगे। राइट, एग्जाम्पल लिखते हैं इसका। हमारे पास कोई एक सेट है, इसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5। ठीक है, अगर इसको हम कुछ सेट बी करके लिखें और यहाँ पे हम लिखें 5 3 2 1 4, राइट, तो ये जो सेट बी जो होगा ये भी क्या करेगा, सेट ए को ही रिप्रेजेंट करेगा, ये कोई डिफर सेट नहीं होगा। राइट, कहने का मतलब ये कि जो सेट होता है इसमें रेगुलर अरेंजमेंट का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, चाहे हम सेट ए को इस तरह से लिखें या इस तरह से लिखें, ये क्या करता है, सेम सेट को ही रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, हो सकता है कि आपको इस तरह से ही लिख के दिया रहा हो, ठीक है, तो और फिर बाद में इस तरह का भी सेट देखे तो आपको ये नहीं देखना, ये नहीं सोचना है कि नहीं ये दोनों अलग अलग सेट है, नहीं, ये दोनों सेम ही सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि सेट जो होता है वो रेगुलर अरेंजमेंट को अवॉइड करता है। राइट, होप सो कि ये चीजें समझ में आई होगी। ठीक है, अब आगे हमको पढ़ने हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन, सॉरी टाइप्स ऑफ सेट्स। ठीक है, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।